गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन का, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। अभी तक हमने शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ ली हैं, उद्देश्य पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प। मुख्यतः शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के व्यावसायिक या करियर विकल्प हैं। पहली प्रकार के करियर विकल्प शारीरिक शिक्षा के शिक्षण व प्रशिक्षण से संबंधित हैं। शारीरिक शिक्षा में इन्हें पारंपरिक करियर्स कहा जाता है। दूसरी प्रकार के करियर विकल्पों का संबंध शारीरिक शिक्षा से उदय होने वाले करियर्स जैसे स्वास्थ्य से संबंधित करियर्स, प्रशासन संबंधी करियर्स, खेल प्रदर्शन संबंधी करियर्स व मीडिया संबंधी करियर्स आदि। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित करियर्स का वर्णन नीचे दिया गया है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के जो करियर विकल्प है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ट्रेडिशनल है और दूसरा जो है उसमें कई क्षेत्र शामिल हैं। तो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर क्या है, शिक्षण की जो यहाँ बात की गई है वो क्या है। शारीरिक शिक्षा को पारंपरिक रूप से एक व्यावसायिक क्षेत्र माना जा चुका है। यह करियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि शिक्षण करियर में होती है, जिन्हें पढ़ाने का शौक है। शिक्षण करियर अध्यापकों को बहुत से पुरस्कार प्रस्तुत करता है, चाहे वे प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में कार्य करते हों। प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि इस करियर के अनेक लाभ होते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का विद्यार्थियों के बीच काफ़ी मान सम्मान होता है, क्योंकि वह समाज को एक अच्छा योगदान देता है। यह करियर आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। शिक्षण के करियर में नौकरी की अच्छी सुरक्षा होती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण के अवसर भिन्न भिन्न स्तरों पर होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। देखिए, अगर आप एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर बनते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको भी पुरस्कार मिलता ही रहे। आपके बच्चों के माध्यम से आपके बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर, आप कितना अच्छा उन्हें ट्रेनिंग दे पा रहे हैं इसके बेसिस पर। तो प्राथमिक विद्यालय में क्या रोल होगा अगर आप एक फिज़िकल एजुकेशन टीचर बनते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पर आपका क्या रोल होगा। इस बात को मान्यता मिल चुकी है कि प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। अब कंपलसरी हो चुका है कि प्राइमरी के बच्चों को भी शारीरिक शिक्षा दी जाए। देखा होगा आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के गेम्स के बच्चों के पीरियड लगते हैं। प्राइमरी में भी 2 पीरियड या 1 पीरियड हफ्ते में ज़रूर लगाया जाता है। वो कंपलसरी है, लगाया जाना चाहिए, ताकि जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स के जो भी सर हैं, मैम हैं, वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दें, उन्हें समझाएं, शारीरिक शिक्षा का, शारीरिक गतिविधियों का महत्व समझाएं और उन बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करें। ये उनका कार्य है। बच्चों को इस समय के दौरान मूलभूत कौशल व अभिवृत्तियां ज़्यादा अच्छे ढंग से सिखाई जा सकती हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक भी यह बात दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि बच्चों के गति व इंद्रिय संबंधी अनुभव बुद्धि के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे रचनात्मक होते हैं, आत्मछवि विकसित करते हैं तथा अर्थपूर्ण ढंग से बढ़ते हैं। आप देखेंगे जिन बच्चों को शारीरिक शिक्षा मिल रही है स्कूल में प्राइमरी लेवल पर, जिन बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, वह सभी बच्चे आपको थोड़े अलग नज़र आएंगे। उनके अंदर आपको रचनात्मकता नज़र आएगी, क्रिएटिविटी नज़र आएगी। उनके अंदर आप देखेंगे कि आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक, वो बच्चे घबराएंगे कम, नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार रहेंगे, नए नए काम करने के लिए बड़ी जल्दी हाँ कहेंगे कि यस मैम मुझे ये भी करना है, यस मैम मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास का स्तर जो है वो बढ़ गया है। अब इसमें आप क्या कराएंगे, छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या सिखाते हैं, सबसे पहले दौड़ना, कूदना, चढ़ना,
फेंकना, पकड़ना, किक लगाना व प्रहार करना आदि। अब इन पर जोर देने से, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी छोटा है, उसका अपनी ही शरीर का संतुलन बनाने में अभी बच्चों को दिक्कत होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे गिरते ज़्यादा हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसका सिर बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद आप देखेंगे जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है, सर बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम होती है और जो हाथ पैर हैं उनके बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा होने लगती है। अब बच्चे को संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। बच्चा एकदम से भागता है तो कई बार गिरता है। चलते हुए अचानक गड्ढा आए तो उसे पता नहीं चलता कि वो कितना गहराई है, मतलब वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कितनी गहराई है, कितना पैर रखना होगा। तो ये सब चीज़ें वो तब सीखता है जब विद्यालय में उसे शारीरिक क्रियाएं कराई जाती हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ कराने से बच्चे का जो मस्तिष्क है और जो उसका मांसपेशियां हैं उनका आपसी संतुलन बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो दौड़ते, भागते, कूदते समय उन्हें चोटें बहुत कम लगती हैं फिर, क्योंकि संतुलन जितना जितना बढ़िया होता जाएगा चोट लगने की गुंजाइश उतनी कम होती जाएगी। ये हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपने ये पॉइंट यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, अब यदि भारतवर्ष के बारे में कहा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए कोई व्यावसायिक अवसर नहीं है। सामान्यतः अन्य विषय के अध्यापक जो शारीरिक शिक्षा में विशेष जानकारी नहीं रखते, वे शारीरिक क्रियाएं सिखाते हैं। भारतवर्ष में यह बहुत बड़ी कमी है। इसी कारण भारतीय विश्व स्तर पर खेलों के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, जबकि विश्व के विकसित देशों के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। अब देखिए, स्कूल्स में टाइम टेबल तो बनवा दिया सरकार ने कि हाँ जी फिज़िकल एजुकेशन टीचर को ये सब एक्टिविटीज़ करवानी है और ज़रूरी हैं, बट ज़्यादातर हमारे स्कूल्स में क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो यही है कि जो प्राइमरी का टीचर है उसी को बोल दिया जाता है चलो जी आप ही करा लो, इनका गेम्स का पीरियड आप ही ले लो। प्राइमरी टीचर जो एक टीचर है जिसका काम है बच्चों को पढ़ाना, वो पढ़ाने के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन शारीरिक क्रियाएं जो बच्चों को करानी है, इस उम्र में करानी है, उनका क्या महत्व है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आप ही ये काम कर लें। तो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिनका जो काम है ना उन्हीं से नहीं करवाया जाता, या वो नहीं कर रहे हैं, या टीचर्स अपॉइंटेड नहीं है स्कूल्स के अंदर। इस तरह की दिक्कतों का सामना भारतवर्ष में करना पड़ रहा है और इसका असर आगे के बच्चों के खेल पर पड़ता है। एक बच्चा जो प्रारंभ से ही शिक्षा ले रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये हर स्कूल की कहानी है, कई स्कूल्स में प्राइमरी में भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे इन्होंने किताब में लिख दिया है, लेकिन कई स्कूल्स ऐसे भी हैं भाई जहाँ पर प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं। उन स्कूल्स में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, वो बच्चे आगे जा कर के आप देखेंगे बड़ा अच्छा खेल पा रहे होते हैं। कई बार आप देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं कि अरे फलां गांव का, पिछड़े से गांव का बच्चा है और इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। क्यों? जब आप बात सुनते हैं, पूरी तरीके से जानते हैं, तो पता चलता है उनके स्कूल में जो गेम्स के मास्टर जी थे वो बच्चों को ये खेल खिलाते थे, उससे बच्चे तेज़ होते चले गए। ये बात और है कि उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए कोच के पास जाना पड़ता है, लेकिन स्कूल में उनके अपने जो फिज़िकल एजुकेशन के मास्टर जी थे उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया होता है, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बच्चों पर मेहनत की होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं भारतवर्ष में हो रहा है या बिल्कुल ही करियर नहीं है, करियर है, डेफिनेटली है। माध्यमिक विद्यालयों, अब माध्यमिक विद्यालय जो हैं, मिडिल स्कूल्स 6 to 8 आ गया, यहाँ पे लिखा है 6ठी, 7वीं और 8वीं। ठीक है, ये क्लासेस जो होती है इनका पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होगा, इसके लिए भी पाठ्यक्रम सरकार ने बनाया हुआ है। इसके अंदर भी तय है कि बच्चों को क्या क्या सिखाया जाना चाहिए उनके विकास के लिए। अब बच्चे को सिर्फ आप दौड़ना, कूदना, चढ़ना यही नहीं सिखाएंगे, अब आप देखेंगे कि उसकी रफ्तार भी बढ़े। अब यहाँ पर रफ्तार पर काम होना चालू होगा
ये देखा जाएगा कि रिएक्शन टाइम को कम से कम कर दिया जाए। मैंने लास्ट क्लास से बताया है रिएक्शन टाइम क्या होता है। रिएक्शन टाइम को कम करने पर जोर इन 3 सालों में ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद उच्च विद्यालय आ गए, 9वीं और 10वीं। अब 9वीं और 10वीं में बच्चे के आपने पहले तो क्या मेहनत करी, चढ़ना कूदना ये सब सिखाया। अब आपने 6ठी 7वीं 8वीं में सिखाया कि उनकी रफ्तार बढ़े, समय आप नोट करने लग गए हैं। अब जब बात होगी 11th 12th की में बच्चा आ गया है, तो यहाँ क्या होगा, 9th 10th में आप उसको बेस दे दोगे कि वो उसकी रुचि आप देखोगे, और आपने इतने सालों में देख लिया है कि ये बच्चा किस खेल को अच्छा खेल सकता है, तो अब आप कोच उसको वहाँ पर मांझना शुरू कर देगा। और 11वीं 12वीं में आते तक तो वो बच्चा प्रोफेशनल लेवल तक आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। महाविद्यालय विश्वविद्यालय में क्या होता है, इसमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए एमफिल पीएचडी की लेवल की पढ़ाई ज़रूरी है। आप एमफिल करें, पीएचडी करें, उसके बाद ही आप यहाँ पढ़ा सकेंगे। यहाँ पर पढ़ाते समय जो टीचर है उसे बच्चों को तैयार करना होता है, सर्टिफिकेट्स कोर्स कराने होते हैं, डिप्लोमा कराने होते हैं, खुद से भी उनके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए आप। फिर एमफिल आपने की हो, पीएचडी आपने की हो, तभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे। डिप्लोमा कोर्सेज़ में आप पढ़ा सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में पढ़ा सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई और डिग्री प्रोग्राम आप उन बच्चों को करवा सकते हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे। इसके अलावा जो है आप गैर विद्यालय परिवेश में भी शिक्षण कर सकते हैं, जैसे क्लब्स के शिक्षण, युवा सामुदायिक संगठनों में शिक्षण, बुजुर्गों के लिए केंद्रों में शिक्षण। ठीक है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप स्कूल्स या कॉलेजेस में ही पढ़ा सकते हैं, आप इन जगहों पर भी सिखा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे यूथ क्लब्स बने होते हैं, कई बार आप सोसाइटीज़ में देखेंगे यूथ क्लब बना होता है, तो यूथ क्लब जो होता है वहाँ पर आप एज अ ट्रेनर काम कर सकते हैं कि भाई आप खुद वॉलंटियर करके वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आप बुज़ुर्गों के लिए कोई सोसाइटी बनी है, ठीक है, एक ग्रुप बनाया है बुज़ुर्गों ने अपना, आप उन्हें ट्रेन करने के लिए जा सकते हैं। इस तरह से भी आप एक व्यवसाय के रूप में इसे चुन सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर। अब आप ये देखिए, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का करियर भी एक पारंपरिक करियर है। बहुत से शारीरिक शिक्षा शास्त्री करियर के रूप में प्रशिक्षण के विकल्प को पसंद करते हैं। जैसे शिक्षण के क्षेत्र में नौकरी के अवसर काफ़ी हैं, उसी प्रकार प्रशिक्षण के करियर में भी नौकरी के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। बहुत से प्रशिक्षक दोहरा करियर पसंद करते हैं, जैसे अध्यापक के रूप में व प्रशिक्षण के रूप में, जबकि दूसरे केवल प्रशिक्षण के करियर को पसंद करते हैं। प्रशिक्षण के अवसर विद्यालय व गैर विद्यालय परिवेश दोनों जगह उपलब्ध होते हैं। माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय प्रशिक्षण देने हेतु नौकरी के काफ़ी अवसर उपलब्ध हैं। विद्यालय स्तर पर एक प्रशिक्षक की आवश्यकता शारीरिक शिक्षा के शिक्षण व टीम के प्रशिक्षण के लिए भी होती है। उसे केवल टीम के प्रशिक्षण के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह केवल पब्लिक स्कूलों में ही लागू होता है। सरकारी स्कूलों में यह लागू नहीं होता। महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं व अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण देने हेतु की जाती है। अब देखिए, इसमें क्या है, आपको प्रशिक्षण देना होता है, केवल किसी टीम को भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर बल दिया जाता है किसी खास खेल पर, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल की टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल के कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स वाले क्या करते हैं, इस तरह के कोच को हायर करते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आपको इतने महीने बाद हमारा ये वाला कंपटीशन है, हमारे बच्चों को आपको प्रिपेयर करना है। तो 2-3 महीने के लिए जो कोच होता है वो उस स्कूल के अंदर जाता है और उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है। जैसे आप लोग ने देखा है डांस कॉम्पिटिशन्स जब आपके होते हैं, आप लोग अम्बाला जाते हो, अमृतसर जाते हो ना, है ना बेटा, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ मंथ्स के लिए आपके पास एक ट्रेनर आता है, पीछे प्रदीप ढाका आया हुआ था, और भी आते हैं आपके पास कोरियोग्राफर्स, वो आते हैं आपको सदर वाले स्कूल के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, है ना बेटे। तो ऐसे ही
ये कोच होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आप ऐसे ट्रेनिंग एज अ ट्रेनर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फ्लैश्ड किसी स्कूल में जॉब करें, आप इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, इसके थ्रू लिंक बना सकते हैं। प्राइवेट भी आप दे सकते हैं, जैसे किसी अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहां आप इस तरह की ट्रेनिंग्स दें, ठीक है। या कोई प्राइवेट संस्थान है, क्लब्स होते हैं, वहाँ पर भी आप एज अ ट्रेनर जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि बच्चों को या जो भी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, आपको पूरे मैच के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करानी होती है और उसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं, कोच ही रिस्पॉन्सिबल है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है, आपको पूरा प्रिपेयर करना है कि ओके इनकी कैसी डाइट होगी। डाइटिशियंस को आप अपॉइंट करेंगे, आप डाइटिशियन के पास स्टूडेंट्स को भेजेंगे, आप बताएंगे कि इन्हें कितनी कैलोरी की डाइट चाहिए किस स्टूडेंट को, फिर वो डाइट चार्ट प्रिपेयर करेगा डाइटिशियन। ये सारा ख्याल ट्रेनर को रखना होता है, उसे ही बच्चे की परफॉर्मेंस देखनी होती है कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। ये सारा काम ट्रेनर का है। स्वास्थ्य से संबंधित करियर भी है। इसमें क्या है, पिछले 20 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य की जागरूकता में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है। आजकल व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी सचेत हो चुके हैं। वे स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट रहना चाहते हैं। विभिन्न रोगों व विकारों जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों, मधुमेह, मोटापा आदि से दूर रहना चाहते हैं। वास्तव में वे स्वास्थ्य के महत्व को समझ चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहता है। इसलिए हाल के वर्षों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित करियर के अवसरों में काफ़ी फैलाव हो चुका है। स्वास्थ्य से संबंधित करियर के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं भार नियंत्रण क्लबों का सबसे पहला व महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले दशक के दौरान स्वास्थ्य एवं भार नियंत्रण क्लबों की संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। ये हेल्थ क्लब्स व्यक्तियों की शारीरिक रूप से पुष्ट होने, दुबला पतला व व्यवस्थित आकृति रखने व सबसे अच्छा दिखाई देने जैसी इच्छाओं पर आधारित होते हैं। देखा है आपने, आजकल लोग बहुत जिम जाने लगे हैं, है ना। क्या करते हैं वहाँ पे जिम में ट्रेनर, आप जिम जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि अरे भाई ना तो वज़न घट रहा है ना वज़न बढ़ रहा है। आप जिस भी मकसद से गए हैं या मसल्स नहीं आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि आपने वहाँ ट्रेनर अपॉइंट नहीं किया है। तो ज़रूरी क्या होता है, जब आप जिम जाते हैं उसका फ़ायदा तभी है जब आप वहाँ के ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं। ट्रेनर आपको मिलता है, ट्रेनर आपकी डाइट का ध्यान रखता है, ट्रेनर ध्यान रखता है आपको डेली कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, तभी आप पर सही असर आप देखेंगे कि आता है। तो यानी ट्रेनर का वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ भी आप करियर बना सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। इन क्लबों में प्रायः विभिन्न खेलों जैसे स्क्वैश, टेनिस, स्विमिंग पूल्स आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे क्लब भी आप देखेंगे जहां पर अलग अलग तरह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लोग इन क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं और यहां आते हैं, ठीक है। इन क्लबों में प्रायः विभिन्न अन्य सुविधाएं जैसे व्हिर्लपूल, सोनाज, स्टीम रूम्स, मालिश आदि भी प्रदान की जाती है। ग्राहकों को आहार एवं पोषण के बारे में भी निर्देश दिए जाते हैं। हेल्थ क्लबों में जहां पर भार नियंत्रण व पोषण की सलाह का मुख्य कार्य होता है, वहां पर शारीरिक शिक्षा शास्त्री ग्राहकों की आहार संबंधी आदतों का मूल्यांकन कर सकते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे जैसे हमारे समाज में स्वस्थ व पुष्ट रहने की रुचि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर भी अच्छे होते जाते हैं। भाई देखिए, अगर आप इस तरह के क्लब्स में नौकरी के लिए बात करें तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि ट्रेनर एक ही ट्रेनर है और वो सब लोगों को ट्रेन कर देगा, नहीं। वहाँ पर अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं। अलग अलग क्लाइंट को अगर एक टाइम पे 10 क्लाइंट आ रहे हैं तो उनके लिए कम से कम 5 या 6 कोच तो होंगे, होने तो वैसे चाहिए 10 ही। अच्छा क्लब होगा तो 10 ही ट्रेनर आपको एक टाइम पे अवेलेबल होंगे, 10 क्लाइंट्स को वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितना लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, इन क्लब्स की तरफ बढ़ेंगे, जिम की तरफ बढ़ेंगे, आपकी नौकरी के चांस उतने ज़्यादा ही बढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में इस समय में काफ़ी विकल्प हैं नौकरी प्राप्त करने के। प्रशासन संबंधी करियर्स,
खेलों में भागीदारी व खेलों से संबंधित व्यवसायों के बढ़ने के कारण खेल प्रदर्शन में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब प्रशासन से संबंधित करियर्स के अवसर विविध क्षेत्रों जैसे खेल प्रशासन, खेल क्लबों व सुविधाओं का प्रबंधन, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एवं पदोन्नति आदि में उपलब्ध हैं। देखिए, अब इनका काम क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर्स में आप क्या करते हैं, यूजी पीजी की डिग्रियां कराते हैं, ठीक है। हमारे देश में तो अभी ये बेसिक लेवल पर ही चल रहा है, बहुत आगे के स्तर पर नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर आप इसमें और आगे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जा सकते हैं, मैनेजमेंट की लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की लाइन में आप कैसे काम करेंगे, स्पोर्ट्स मार्केटिंग और ये सब कैसे करेंगे। यानी कोई कंपनी है, अभी हम आगे वो भी पढ़ने वाले हैं, कोई कंपनी है जो खेल से संबंधित उत्पाद बनाती है, आप उसके टीवी पे ऐड भी देखते हैं कि इस कंपनी का बैट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, हमें वो ख़रीदना है, या खेल इक्विपमेंट्स इस कंपनी के अच्छे हैं, स्पोर्ट शूज़ इस वाली कंपनी के अच्छे हैं, तो उसके अंदर भी तो आपको नौकरी मिलेगी। ऐसी जगहों पर भी आपको नौकरी मिल सकती है मार्केटिंग के अंदर। इसके अलावा जो क्लब्स हैं वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है कि प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे क्लाइंट्स को बुलाया जाए और क्लाइंट्स को बुलाया जाए, क्लाइंट्स को क्या क्या सहूलियत मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमारे क्लब में होना चाहिए, ये सब मैनेजर तो डिसाइड करेगा। तो आप एज अ मैनेजर भी कई जगहों पर नौकरी कर सकते हैं। यानी ये नहीं है कि आप एक ट्रेनर बन के ही रह जाएंगे, आप तरक्की कर सकते हैं, आप बड़े ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं इस क्षेत्र में। शारीरिक शिक्षा का जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में भी आप काम कर सकते हैं। ये ऐसा शिक्षण विभाग का अकेला प्रशासक होता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक व गैर शिक्षण कर्मचारी चेयरमैन की देखरेख में कार्य करते हैं। विभाग का वरिष्ठ अध्यापक ही प्रायः चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। ऐसे पद के लिए भारतवर्ष में अलग से कोई प्रशासन या प्रबंध संबंधी योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह वरीयता पर आधारित होता है कि किसको किसकी मेरिट कितनी बन रही है, उसके बेस पर। खेल विभाग में आप जा सकते हैं। जैसे खेल विभाग का काम क्या है, मान लीजिए आपके शहर में या आपके स्कूल्स के लिए कोई टीम आनी है, ठीक है, उनके लिए प्रबंध करना कि टीम्स कहाँ रहेंगी, उन्हें किस तरह का ट्रैवलिंग के लिए उन्हें कौन सी बसेस देनी है, ठीक, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो वो कर सकता है ना जिसको खेल के बारे में पता होगा, जिसने फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग ली होगी प्रॉपर। तो ऐसे लोगों को ही वरीयता ज़्यादा मिलेगी इन जॉब्स के अंदर, जो बेसिक नॉलेज रखता हो। औद्योगिक मनोरंजन, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, ठीक है। आजकल अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां व राष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को मनोरंजन व खेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान कर रही हैं। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस व सुयोग्यता पर विशेष बल देती हैं। आप देखेंगे आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पर एक स्पोर्ट्स रूम होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स रूम के अंदर टेबल टेनिस है, इस तरह के खेल वहाँ रखे जाते हैं ताकि जो उनका एम्प्लॉई है वो थोड़ा भी अगर उसे फ्री टाइम मिल रहा है या ब्रेक मिल रहा है, उसमें वो वहाँ जा कर के अपने आप को फिट करने की कोशिश करे। ज़्यादातर में आप देखेंगे कि टेबल टेनिस तो है ही, ज़्यादातर मैक्सिमम कंपनीज़ ने इस टाइम पे रखा हुआ है, टेबल टेनिस तो रखते ही हैं, ठीक। तो ऐसे जगहों पर भी आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। खेल सुविधाओं का प्रबंधन, जैसे किस तरीके का खेल है उसके अकॉर्डिंग तैयारियां करना, कि अगर स्पोर्ट्स में आपका बर्फ़ का खेल का मैदान बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, स्टेडियम में खेल है का खेल भवन है, उसका निर्माण कैसा होना चाहिए। जैसे अभी आपके कोर्स में है 400 मीटर का ट्रैक, तो वो स्पोर्ट्स का जो टीचर होगा या ट्रेनर होगा या कोच होगा, उसको ये पता होगा कि कितने मीटर का ट्रैक होता है, उसको कहाँ पर उसे मोड़ना है, किस एंगल पे उसका टर्न आना चाहिए, ये सारी बारीकियाँ आपको पता होंगी और फिर आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं,
उपलब्धि या प्रदर्शन से संबंधित करियर भी। खिलाड़ी के रूप में आप एक खिलाड़ी बन सकते हैं, आप कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हैं, आप खुद एक प्लेयर बन सकते हैं। ये देखिए, एक टेनिस खिलाड़ी है मार्टिना नवरातिलोवा। ये वाणिज्य संबंधी विज्ञापनों के माध्यम से प्रतिवर्ष $2 मिलियन कमाती हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, प्लेयर्स को एडवर्टीजमेंट्स मिलने लगती हैं, विज्ञापन मिलने लगते हैं और उनके ज़रिए भी उन्हें अच्छी खासी कमाई होनी शुरू हो जाती है। आप अधिकारी भी बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, एम्पायर बन सकते हैं, टाइम कीपर बन सकते हैं, रिकॉर्डर बन सकते हैं। यहाँ पर भी आप करियर बना सकते हैं, ठीक है। संचार माध्यमों में करियर बना सकते हैं, जैसे खेल पत्रकारिता। आपने देखा होगा कि जब आप के मैच चल रहे होते हैं, कोई भी स्पोर्ट चल रहा होता है, आप अखबार उठा के देखें, उसके अंदर एक ख़ास लहजे में खबर छपी होती है। खेल से संबंधित जो खबरें छपती हैं उनकी एक अलग भाषा होती है, क्योंकि हर खेल की एक अलग भाषा होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर वो भाषा सीखते हैं और फिर आप खेल पत्रकारिता भी कर सकते हैं। खेल पत्रकार आप अभिव्यक्ति और माध्यम में भी अभी पढ़ने वाले हैं हिंदी में। मैं वहाँ पढ़ाऊँगी आपको कि पत्रकारिता कैसे होती है। वहाँ पर एक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता भी, ऐसे लोग जो खेल के विषय में जानते हैं, ठीक है, विशेष पत्रकार कहलाते हैं। विशेष पत्रकार होते हैं ये, खास तौर की पत्रकारिता कर रहे हैं, खेल से संबंधित पत्रकारिता कर रहे होते हैं, मैगजीन्स में, समाचार पत्रों पर, टीवी पर। पुस्तक लेखन, आप स्पोर्ट्स पर कोई पुस्तक लिख सकते हैं, ठीक है। खेल समाजशास्त्र, खेल चिकित्सा शास्त्र, व्यायाम, शरीर क्रिया, विज्ञान, योग, कई चीज़ों पर लोगों की किताबें आती हैं, तो आप ऐसी पुस्तकें भी लिख सकते हैं। खेल फोटोग्राफी कर सकते हैं, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप एक अच्छे फोटोग्राफ़र हैं तो खेल से संबंधित फ़ोटोग्राफ़ी भी आप कर सकते हैं, कि स्विमिंग चैम्पियनशिप चल रही है या लॉन टेनिस का कोई कंपटीशन चल रहा है, टेबल टेनिस का कंपटीशन चल रहा है, बैडमिंटन का चल रहा है, वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी किस तरीके के शॉट्स लेने होते हैं, कैमरा में कैद करने होते हैं, वो आप कर सकते हैं। खेल फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। पुस्तक प्रकाशन भी आप कर सकते हैं। बुक पब्लिशिंग हाउस आप एक खोल सकते हैं जहाँ पर खेल से संबंधित पुस्तकें छपें, ऐसा भी काम आप कर सकते हैं। खेल प्रसारण कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, कैमरास लगे हैं, पूरे नीचे रिकॉर्डिंग होती है, पहले कैमरास लगाए जाते हैं, एंगल सेट कर लिए जाते हैं कि इस एंगल से लेने पर हमें बैट्समैन दिखेगा, यहाँ से हमें बॉलर क्लियर नज़र आ जाएगा, विकेट कीपर्स किस तरीके से नज़र आएंगे। फिर उसके अंदर आपको जूम करना है, किस तरीके से किस पार्ट को जूम करके जूम इन करना है और उसके बाद उसको दर्शकों को दिखाना है, फिर जूम आउट करके उसको सीन को छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें आपको अगर आती हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं। बिक्री कला, मार्केटिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें बेचने का भी काम कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी करियर है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, इक्विपमेंट्स, यहाँ तो आपने बेचना था, मार्केटिंग में बेचना है, लेकिन इक्विपमेंट जो ये इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको इक्विपमेंट्स बनाने की बात हो रही है, जैसे फुटवेयर बनाने की बात हो रही है, नी पैड्स हैं, ये सब चीज़ें बनाने की बात हो रही है कि कैसे वो बनाए जाएं। उन्हें ट्रैक सूट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, अच्छी क्वालिटी में आप कैसे अवेलेबल करा सकते हैं। आप उस इंडस्ट्री में भी एक हिस्सा बन सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है कि अपनी फॉर्म खोल के बैठ जाने जूते बनाने, या आप खुद खड़े हो गए या टी शर्ट्स और वो बनाने। आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं, आप वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, अपना भी करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शू डिज़ाइन करते टाइम, ट्रैक सूट डिज़ाइन करते टाइम बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्पोर्ट के बारे में पता हो। आप जानते हो कि जब एक बैट्समैन रन कर रहा होता है तो उसको शूज़ में क्या क्वालिटीज़ चाहिए, और जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो उसके शूज़ में उसे क्या क्वालिटी चाहिए। निष्कर्ष तौर पे हमने देख लिया है कि बहुत सारे विकल्प हैं। अगर आप शारीरिक शिक्षा को आगे जारी रखते हैं, इसके विषय में आप आगे भी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई करते हैं आप इस पर,
तो आपने ये देखा कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं नौकरी करने के। आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, काफ़ी लंबा है ये चैप्टर, अभी आगे और भी है, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कोचिंग करियर भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक डैश करियर है, ठीक है। पुस्तक लेखन काफ़ी अच्छे डैश उपलब्ध हैं। और अगर क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो आ जाएगा, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर की विस्तृत व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट पूछेगा स्वास्थ्य एवं प्रशासन से संबंधित करियर की विस्तृत व्याख्या कीजिए, खेल मीडिया में से संबंधित करियर की व्याख्या कीजिए। यानी आप इनमें से कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते हैं, आपको इन सारे ही पॉइंट्स को समझना होगा, चाहे खेल पत्रकारिता है, पुस्तक लेखन है, खेल फोटोग्राफी है, सब कुछ आपको पढ़ना होगा एक एक पॉइंट, क्योंकि पेपर में वो पॉइंट का नाम देके आपसे पूछेगा। वो ये नहीं कहेगा कोई 2 विकल्प बता दो, पूछ भी सकता है 5 मार्क में कि आप करियर विकल्प कौन से हैं, 5 मार्क में पूछेगा तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी 5 पॉइंट दे दीजिए, मेरी तरफ से मैं आपको मार्क्स दूंगी डेफिनेटली। बट पेपर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इसी के बारे में बताओ, तो आपको सब पता होना चाहिए, तो आपको याद सारा कुछ रखना होगा, हर चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो आप आज क्या करेंगे, आपको पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प में आप पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। शारीरिक शिक्षा में शिक्षण करियर, फिर उसके पॉइंट लिखिए, प्राथमिक 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, सिर्फ नाम। उसके बाद शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण करियर, फिर स्वास्थ्य में सबसे संबंधित करियर, तीसरा पॉइंट ये है ना आपका। चौथा हो गया प्रशासन संबंधी करियर, प्रशासन के बाद आ गया शारीरिक शिक्षा विभाग, खेल विभाग, ये सब आ गए आपके पॉइंट्स उसके अंदर। फिर ये आ गया आपका पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स के आपने नाम लिख ले हैं अपनी बुक में, नोटबुक में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ नाम लिखने हैं। ओके, आज इतना कंप्लीट कर लिया है, कल हम बाकी कंप्लीट करते हैं। ओके क्लास।